आप लोगों को ये मालूम है कि आपके बस्ती मंडल में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, तो मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखकर हमने संत कबीर नगर जो लोकसभा की सीट है और डुमरियागंज लोकसभा की सीट से हमने मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को, पार्टी के सिपाही को, कार्यकर्ता को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। और आपके इधर बस्ती लोकसभा की सीट में अति पिछड़े वर्ग का वोट काफी ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ कुर्मी समाज के अपने कार्यकर्ता को यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है, पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी जहां इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रहती है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है
कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो बॉन्ड के जरिए जिन जिन पार्टियों ने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों आदि से पैसा लिया है तो उसकी रिपोर्ट का खुलासा किया है। और रिपोर्ट में क्या आया कि पूरे देश में तो बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य और विरोधी पार्टियां इन्होंने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों से बॉन्ड के जरिए तो अरबों खरबों रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए लिया है। ये रिपोर्ट में आया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने देश के किसी भी छोटे या बड़े पूंजीपति व धरना सेठ से एक भी रुपया अपनी पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए नहीं लिया। इसलिए हमारी पार्टी बीएसपी मेंबरशिप के जरिए ही और जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चुनाव के दौरान भी थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है, इसके अलावा इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। आप लोगों को मालूम है, जब केंद्र में कांग्रेस पावर में होती है तो वो सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, राजनीतिकरण करती है, और जब बीजेपी पावर में आती है तो बीजेपी भी सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर दुरुपयोग करती है, राजनीतिकरण करती है। ये मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये भी मालूम है, हमारी पार्टी ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान तो किसानों को समय से हमने खेती करने के लिए सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं और उनकी फसल का भी समय से हमने उचित दाम दिया है, जो अब आपको किसी भी पार्टी की सरकार में या मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया गया है। और आप लोगों को ये मालूम है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो समाजवादी पार्टी ने इन वर्गों के कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो क्या आप लोग दलित और आदिवासी लोग क्या आप लोग ऐसी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसी पार्टी को माफ नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी
विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है।